नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 8 में। इसमें जो क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों वो हम देखेंगे इतिहास से रिलेटेड, यानी यूपी के हिस्ट्री से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो 7 हम ऑलरेडी बना चुके हैं वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, 1924 में संयुक्त प्रांत, यानी पहले नाम जो उत्तर प्रदेश का क्या था, संयुक्त प्रांत था, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? किस शहर में ये बुलाया गया? याद रखिएगा, कानपुर में बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था? कानपुर में बुलाया गया था। पूरा ध्यान से सुनिएगा। कानपुर में दोस्तों 1924 में वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है पहले दोस्तों संयुक्त प्रांत था, तो कानपुर में बुलाया गया। और इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी दोस्तों जो है स्थापना हुई। और इसके जो स्थापक सदस्य थे प्रमुख, उनका नाम आप याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे, ठीक है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी दोस्तों थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इसमें थे जोगेश चंद चटर्जी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी। तो ये लोग दोस्तों जो है मतलब हिंदुस्तान जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन के दोस्तों जो है संस्थापक प्रमुख सदस्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है, कौन सा शहर है जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? मतलब वहां पर दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वहां पर हुआ था। तो ये 2022 का जो है यूपीपीसीएस मेंस इंस्पेक्टर वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इलाहाबाद जो है हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ठीक है। कि कौन सा था? चौथा अधिवेशन था, ठीक है। और ये कब हुआ? 1888 में हुआ, ठीक है, संपन्न हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो यूले थे। कौन था? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे 1892, 1910, इसमें ये सब में भी दोस्तों जो है अधिवेशन जो हुआ, ये सभी आपका दोस्तों इलाहाबाद में ही हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में ही, तीनों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, याद रखिएगा, बनारस में दोस्तों जो है 1905 में बनारस में, लखनऊ में दोस्तों हुआ है 1899 में, ठीक है। और 1916 में भी हुआ है लखनऊ में। और लखनऊ में दोस्तों जो है आपका 1900, ये बनारस में 1900 आपके दोस्तों जो है 36 में भी हुआ है। कानपुर में दोस्तों 1925 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब दोस्तों अधिवेशन आयोजित हुए थे। सबसे पहले पूछ रहा है तो इलाहाबाद आप 1888 याद रखिएगा, ठीक है। 1888 इलाहाबाद में ही, 1892 इलाहाबाद में ही, 1910 इलाहाबाद में ही, मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे बनारस में 1905, और लखनऊ में बात करेंगे 1899, 1916, 1936, कानपुर में 1925, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ, वहाँ भी रिपीट होगा बार बार। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय के संस्थापक थे, या कौन था? ठीक है, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों थे निम्बार्क। याद रखिए, कौन था? निम्बार्क थे। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय स्थापक या संस्थापक थे, वो कौन थे? निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम, इस संप्रदाय के जो सनकादी संप्रदाय, इसके अन्य नाम कौन कौन से? एक हंस संप्रदाय, हंस नाम है। उसके बाद दोस्तों इसका एक और नाम है, क्या नाम है? देवर्षि संप्रदाय। क्या नाम है? देवर्षि संप्रदाय। तो ये दोनों संप्रदाय नाम है। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में इसको गिना जाता है। और इस संप्रदाय का सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो मथुरा, कहाँ है? मथुरा में ध्रुव टीले पर, ध्रुव टीले पर दोस्तों ये स्थित है। इस संप्रदाय का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है द्वैतवाद।
द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद कहलाता है। इसी को दोस्तों जो है भेदा और भेदगद कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भेदा और भेदगद कहते हैं। फिर से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय, इसका संस्थापक पूछा जा रहा था, निम्बार्क थे, और इसके जो सनकादि संप्रदाय इसके अन्य नाम भी है, हंस संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय। इसका दोस्तों मंदिर जो है वो आपका मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित है। इसी को दोस्तों द्वैता और द्वैतवाद पर ये चलता है, इसी को भेदा और भेदागत कहते हैं। इतना सब याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को, बनारस को भारत का एथेंस कहा था? कौन कहा था भैया? किसको? फ्रांसीसी था, उसने कहा था काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर ने क्या कहा था? बर्नियर ने दोस्तों कहा था भारत का एथेंस, किसको? काशी को। बर्नियर दोस्तों फ्रांसीसी एक चिकित्सक यात्री था, यात्री तो था, चिकित्सक था, और इसने मुगल राजकुमार थे, क्या नाम था? दारा शिकोह। दारा शिकोह के लिए दोस्तों चिकित्सक के रूप में काम किया था, ठीक है, चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में कहिए, वैद्य के रूप में कहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये पहले जो है 92 में जो है जयचंद ने जो है बोला जाता है कि जो है पृथ्वीराज चौहान को, मतलब उसके सारे सीक्रेट और जो है बताने का, और जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें गुप्त रूप से बताए, साथ दिए, तो उसके वजह से वो जो है हार गए। उसके बाद दोस्तों इसने, मोहम्मद गोरी ने इन पर भी आक्रमण कर दिया 1194 में, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो पराजित हुआ तो ये मतलब कहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इटावा जनपद के यमुना नदी तट पर। याद रखिएगा, चंदावर युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से दोस्तों पराजित हो गए, और चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो इटावा है, इटावा जनपद यमुना नदी के तट पर है, यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो है वो आपका हुलास, ऑप्शन में दिया है, हुलास दिया हुआ है, ठीक है। हुलास दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ है? सहारनपुर में है। चलिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुलास तो है, लेकिन याद रखिएगा कुछ और दिया है, जैसे आपका मांडा दिया है। मांडा कहाँ है? जम्मू में है। बनावली की बात करेंगे, बनावली दोस्तों जो है कहाँ है? हरियाणा में है। और ऊपर दिया था रोपड़, रोपड़ दिया था, रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से या सैंधवकालीन सभ्यता से रिलेटेड हैं। हुलास सहारनपुर में है, यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? नहीं वाला बताना है। खुदीराम बोस जी नहीं थे, ये बहुत ही छोटे थे, इनको फांसी दे दिया गया, 18 वर्ष के ही थे, ठीक है। चलिए, कौन कौन शामिल था? राजेंद्र लाड़ी शामिल थे, अशफाकुल्ला खां शामिल थे, ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे, और कुछ और भी लोग हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये लोग भी सक्रिय रूप में उसमें थे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो है जो खुदीराम बोस हैं, ठीक है, इनको दोस्तों जो है फांसी दिया गया सबसे कम उम्र में बात करें तो, और इनको दोस्तों जो है मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इन पर क्या आरोप था? इन पर आरोप था जो काकोरी ट्रेन कांड है इसमें नहीं थे ये थे दोस्तों जो 30 अप्रैल 1908 में बम फेंका गया था। कहाँ? जो है खुदीराम बोस जी और प्रफुल्ल कुमार एक थे, चाकी, प्रफुल्ल कुमार चाकी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्रफुल्ल कुमार चाकी थे। ये दोनों लोगों पर क्या आरोप था कि इन लोगों ने बम फेंका है किसके? किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर, किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंका है। इसी आरोप में प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार किया गया, और दोस्तों जो है इनको 11 अगस्त इसी के बाद, इसी 1908 में 11 अगस्त जो है 1908 में इनको जो है मुजफ्फरपुर जेल में, कहाँ? मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर जेल में इनको फांसी दी गई। ठीक है, काफ़ी कम एज के थे, 18 वर्ष के ही थे ये। काकोरी में आप जानते हैं राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, आपके अशफाक उल्ला खां जी भी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, तो ठाकुर रोशन सिंह भी थे, तो इन लोगों को फांसी दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी पकड़े नहीं गए। ठीक है, उनका भी उसमें मास्टर प्लान था। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं? देखिए 16 महाजनपद पहले थे, प्राचीन जो 16 महाजनपद थे, इसमें से 8 यूपी में ही है, वर्तमान में 8 यूपी में। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा अगर लिख सकते हैं तो। देखिए काशी जो है पहला लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी थी और वाराणसी के ही आसपास के जो क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आते थे, आधुनिक में बात करें तो। दूसरा था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। लिखना चाहे तो आप सभी लोग लिख सकते हैं। ये इलाहाबाद के आसपास का जगह है। प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज के आसपास का जो जगह है। तीसरा था कौशल। ठीक है, ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थे। ये था फैजाबाद, मतलब ये अयोध्या फैजाबाद के आसपास का जगह, फैजाबाद अयोध्या के आसपास की जगह। चौथा था मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनारा, और ये था देवरिया के आसपास की जगह। पांचवा था चेदी। पांचवा क्या था? चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। राजधानी थी शक्तिमती, ये था बुंदेलखंड, मतलब अभी की बात करेंगे वर्तमान में तो बुंदेलखंड के आसपास का जगह। छठा था, मतलब छठा है आपका यूपी में कुरु, कि इसलिए मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि राजधानी मैचिंग आएगा आगे। ठीक है, कुरु का था इंद्रप्रस्थ, और ये जो जगह है वो मेरठ और दिल्ली के आसपास का, थानेश्वर के आसपास का जगह है। सातवां था, मतलब है जो यूपी में, वो है सूरसेन, मतलब था उस समय। ये है मथुरा के आसपास का जगह, और ये मथुरा इसकी राजधानी थी, मथुरा के आसपास का जगह है ये। आठवां था पांचाल, और ये है अहिरछत्र, यह है बरेली के आसपास का जगह, इसका राजधानी था अहिछत्र, बरेली के आसपास का जगह, बदायूं, फर्रुखाबाद इत्यादि। तो ये आपके थे 8। अभी मैचिंग के लिए कई एग्जाम में आया है, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो अभी मैंने जो बताया था उसको अगर आप याद किए हुए हैं तो कर देंगे। देखिए कुरु का मैंने बताया इंद्रप्रस्थ, यानी कि आपका 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया। कौशल का मैंने बताया आपको, कौशल का क्या है बताया था आपको, जो है कौशल की राजधानी क्या बताया था आपको? साकेत लिख दीजिए, या फिर आप जो है कौशल के लिए श्रावस्ती लिख दीजिए। फैजाबाद मतलब अयोध्या के आसपास का जगह है, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। पांचाल का मैंने क्या बताया था? पांचाल का दोस्तों मैंने आपको बताया था अहिरच्छ, यहाँ पे चौ छूट गया है तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, और वत्स का कौशाम्बी यानी 2 लिख दीजिए। ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का मैंने बताया था अहिछत्र, और कौशल का मैंने बताया था आपका अयोध्या का आसपास का क्षेत्र है कौशल, और इसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती थी, फैजाबाद अयोध्या के आसपास। लेकिन साकेत दिया, साकेत तो कर सकते हैं। वत्स का दोस्तों कौशाम्बी, यानी ये इलाहाबाद के आसपास का जगह था। ठीक है, ये मैचिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, नवाब जो है सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, इसको कहते हैं बहू बेगम का मकबरा। क्या कहते हैं इसको? बहू बेगम का मकबरा कहते हैं। ठीक है, तो बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये स्थान है आपका, स्थान पूछा जा रहा है तो फैजाबाद, यानी वर्तमान में जिला बात करेंगे तो इलाहाबाद और सॉरी अयोध्या, इलाहाबाद में बोला, इलाहाबाद का प्रयागराज नाम हो गया है तो अयोध्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसको
सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा भी कहते हैं, बहू बेगम का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जौनपुर का शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर का जो शर्की वंश था, इसका जो शासक था वो था, अंतिम शासक पूछा जा रहा है तो हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह। लेकिन स्थापक याद रखिएगा, जो शर्की वंश है इस वंश का जो स्थापक था या संस्थापक था, किसने किया था? मलिक ने किया था। मलिक जो है सरवर नाम है, सरवर, इसका सरवर नाम था। 1394 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में किया था। और जौनपुर का नाम बहुत बार आता है तो FST ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, याद रखिएगा। जौनपुर की स्थापना किया था 14वीं शताब्दी में। और किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके चचेरे भाई थे, क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी याद में इनका वास्तविक जो नाम था वो जौना खां था। क्या था? जौना खां। इनको मानते थे भैया, इनकी याद में इन्होंने बना था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में 14वीं शताब्दी में जौनपुर का, और जौना खां नाम था इसलिए जौनपुर रखा। ठीक है, याद रखिएगा। शर्की जो अंतिम शासक थे वो हुसैन शाह थे, और शर्की वंश का स्थापना किसने किया था? मलिक सरवर ने 1394 में किया था। तो काफ़ी जो है यहाँ पर चीज़ें मैंने बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कानपुर का 1924 में षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। इसमें शामिल कौन नहीं था ये पूछा रहा है, तो MS अंसारी नहीं थे। एक MS अंसारी की तरह ही एक नाम था SA डोंगे थे। तो जो है मुजफ्फर अहमद भी थे, नलिनी गुप्ता भी थी, शौकत उस्मानी भी थे। याद रखिएगा। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा जो मार्क्सवादी विचारधारा है का उदय हुआ। जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। कब हुआ दोस्तों? जो है 1920 के दशक में। 1920 के दशक में समाजवादी और मार्क्सवादी का दोस्तों यहाँ पर विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है, जो रूसी क्रांति से जो 1917 वाला था, इससे दोस्तों काफ़ी जो है प्रभावित था। और 17 मार्च 1924 को दोस्तों कानपुर षड्यंत्र मामला में कम्युनिस्ट जो हैं की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। और कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर जो है अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत अली उस्मानी और SA डोंगे शामिल थे। तो ये 4 लोग दोस्तों जो है नाम इनका आता है। सभी पर जो है आरोप लगाया गया था कि सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश का शासित भारत था उस समय, तो संप्रभुता के प्रतीक माने राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। तो इसमें जो है MA अंसारी जी नहीं थे। नेक्स्ट बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी है वो कहाँ पर है? तो अभी मैंने आपको बताया मांडी जो दोस्तों है, ये दोस्तों जो है आपके मांडी जो है ये कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दोस्तों ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। ठीक है, यूपी में। इससे दोस्तों लगभग 15 किमी दूर है ये। उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर है इससे लगभग 15 किमी दूर मांडी नाम का एक गांव है, नाम ही है मांडी। यहीं पर दोस्तों जो है स्थित है और नवीनतम स्थल है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों खेत में जुताई के दौरान दोस्तों इसमें भारी मात्रा में क्या मिला है? सोने के छल्ले मिले हैं। क्या मिले हैं? सोने के छल्ले मिले हैं। इससे क्या मिलता है, इससे क्या होता है? तो सोने के छल्ले मिले हैं, मिट्टी के दोस्तों बर्तन मिले हैं, ईंटें मिली हैं। तो 3 प्रकार के दोस्तों जो है 3 आकार के इसमें दोस्तों जो है सोने प्रकार के मतलब छल्ले मिले हैं। और इससे ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस स्थल पर कोई टकसाल रहा होगा। मतलब टकसाल मतलब सिक्के जहाँ छपते हैं बनते हैं।
तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है मांडी में, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिजर के दोस्तों जो है अंतिम अभियान में शेरशाह सूरी थे। 1545 ईस्वी में कालिजर के विरुद्ध था दोस्तों इनका अंतिम अभियान, और इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से क्या हुआ है, घायल हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 1945 में याद रखिएगा कन्नौज का एक युद्ध आता है, बहुत बार कन्नौज का युद्ध एक आता है एग्जाम में, 1540 में हुआ और हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और शेरशाह सूरी ने दोस्तों जो है हरा दिया किसको, हुमायूं को, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी यहाँ पर विजयी रहा है। कन्नौज का युद्ध, ठीक है, यहाँ पर कालिंजर अंतिम युद्ध था, 45 में हुआ था, 1545 में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अभी मैंने बताया ये स्थित है आपका कौन सा, अच्छा स्थित नहीं है, सॉरी नहीं है बताना था, तो हुलास है ही, मैंने आपको बताया था हुलास जो है सहारनपुर में है। अभी मैंने बताया कि दोस्तों जो है मांडी जो है कहाँ है, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में दोस्तों ये है, ठीक है, उत्तर प्रदेश लगभग 15 किमी दक्षिण में। और जो आपका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है आपका दिया हुआ है ऑप्शन में कौन सा, दसेलपुर, दसेलपुर दोस्तों जो है कहाँ है, गुजरात के कच्छ में है, गुजरात कच्छ में है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक दिया हुआ है आलमगीरपुर, तो ये दोस्तों जो है मेरठ में है, तो मेरठ यूपी में ही है, तो ये सहारनपुर यूपी हो जाएगा, मेरठ यूपी हो जाएगा, मुजफ्फरनगर यूपी हो जाएगा। तो ये तीनों यूपी में है, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया था तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो देसलपुर यहाँ पर जो है गुजरात कच्छ में, यही राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे, राज्यपाल कन्नौज के शासक थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसीलिए राज्यपाल पर लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं सुनिएगा। कन्नौज पर आक्रमण जब हुआ वो 1018 में ईस्वी में हुआ। इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश था, कौन सा था, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे वो थे राज्यपाल। ये दोस्तों जो है डर गए, डरने के बाद ये क्या किए, कन्नौज छोड़ करके बाड़ी दुर्ग में, क्या है, बारी लिखते हैं या फिर बाड़ी लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बाड़ी दुर्ग में जाकर के छिप गए। और यही कायरता के कारण चंदेल शासक विद्याधर ने दोस्तों राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया है, इसी के कारण, ठीक है। और यशपाल जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, यशपाल याद रखिएगा, ठीक है। विद्याधर ने दोस्तों जो है इनका मार डाला, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्यकाल में जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? मध्यकाल की बात हो रही है, तो जौनपुर को कहा जाता था, सिराजे हिंद कहा जाता था, याद रखिएगा। मध्यकाल में जौनपुर में शिक्षा का दोस्तों, जौनपुर जो है प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था और सिराजे हिंद इसको कहते थे। शेरशाह सूरी एवं मलिक मोहम्मद जैसी, शेरशाह सूरी, शेरशाह और जायसी, मलिक मोहम्मद जैसी पूरा नाम है, तो जैसी ने दोस्तों, इन दोनों ने दोस्तों शिक्षा यहीं से लिया था, ठीक है। और याद रखेंगे एक मदरसा का नाम, क्या नाम है, बीबी रजा या राजा बेगम, याद रखिएगा, मदरसा है, ठीक है। ये जौनपुर में प्रसिद्ध ये शिक्षण संस्थान था। इसका निर्माण दोस्तों शर्की शासक थे महमूद, क्या नाम था, महमूद शाह की पत्नी बीवी रजा ने, इसलिए बीवी रजा बेगम नाम था, ठीक है, बीवी रजा ने कराया था, याद रखिएगा, बीवी रजा ने करवाया था, महमूद शाह की पत्नी थी, शर्की राजा के, ठीक है, शर्की शासक थे। और जौनपुर में दोस्तों जो बीवी रजा बेगम जो है मतलब था शिक्षा संस्थान, उसमें शेरशाह और जैसी ने शिक्षा प्राप्त किया था, और सिराजे हिंद कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ?
ध्यान दीजिएगा 1797 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रयागराज पर अंग्रेजों का दोस्तों जो प्रयागराज का जो किला है इस पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो ये आपका 97 याद रखिएगा, 1797 में। शुजाउदौला के पश्चात जो है आसफुद्दौला ने फिर दोस्तों 1797 ईस्वी में उसका भाई आसफ अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि आसफ अली जो है दोस्तों है इसने 1801 में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। प्रयागराज सहित दोस्तों इसने जो है अंग्रेजों को सब सौंप दिया, इसके बदले में इसे सुरक्षा की गारंटी दी गई। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मतलब कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अध्यक्ष भी कौन रहा। तो जो मेरठ में हुआ है वो 55वां था। कौन सा था? 55वां जो था वो आपका अधिवेशन था कांग्रेस का। और ये दोस्तों आपका हुआ है 46 में, 1946 में हुआ। और इसके जो थे अध्यक्ष वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे। और कानपुर में जो हुआ वो 41वां था। कानपुर में क्या था? 41वां था। ये था आपका अभी मैंने बताया 1925 में हुआ। और इसकी जो अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। और लखनऊ में जो हुआ वो था आपका 32वां। और इसकी जो ये जब हुआ है ये आपका 1916 में हुआ है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजुमदार जी थे। और बनारस में जो हुआ है वो 1905 में हुआ है। और गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो थे आपके क्या यहाँ पर अध्यक्ष। तो ये सब मैच कर लिया है। मेरठ 55वां था अधिवेशन और ये था 1946 में जेबी कृपलानी थे। कानपुर जो है 41वां था और 1925 में हुआ, सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। लखनऊ जो है 1916 में हुआ 32वां था और अंबिका चरण मजुमदार जी थे। बनारस में 1905 में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। तो ये मिल चुका है, उसके अनुसार आप जो है कूट को चुन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः मतलब संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के जो है अधीन कर दिया गया। ध्यान से सुनेंगे कौन से वर्ष में पूछा जा रहा है कि देखिए पहले जो प्रेसिडेंसी थी तो उसमें क्या था कि जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन सब था। ठीक है, तो यहाँ पर अब कर दिया गया है। कब कर दिया गया ये पूछा जा रहा है, तो 1833 में कर दिया गया आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक है, याद रखिएगा आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, कब? 1833 ईस्वी में। कब? 1833 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कई क्षेत्र जो है कई वर्षों तक दोस्तों जो है क्या रहा, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर दोस्तों जो है गवर्नर जनरल जो दोस्तों जो है शासन इनका था। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो है आपका निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है। कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पर जो दिया है वो प्राचीन जो है नाम है, मध्यकालीन जो है सॉरी पूर्व का जो है नाम है मध्यकालीन, और यहाँ पर आपका दिया है वर्तमान में नाम। ठीक है, तो उसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो जो कोल या फिर जो कोयल नाम था वो अलीगढ़ का था, तो बिल्कुल ठीक है। महोत्सव नगर जो नाम था वो महोबा का था, बिल्कुल ठीक है। महोदय श्री जो नाम था वो कन्नौज का था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जोजाक भुक्ति जो नाम था बुंदेलखंड का था। किसका नाम था? बुंदेलखंड का नाम था जोजाक भुक्ति। तो यहाँ पर जो गलत वाला हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा, याद रखिएगा। कोयल या फिर जो कोल है वो किस शहर का नाम था? वो वर्तमान में अलीगढ़ जो है इसका मध्यकालीन नाम है। महोत्सव नगर जो है महोबा का नाम है। महोदय श्री जो नाम है वो कन्नौज का नाम है, याद रखिएगा। और जोजाक भुक्ति जो है ये वर्तमान के जो बुंदेलखंड है इसका नाम था। ठीक है, चलिए
तो देखिएगा आगे भी आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए मिल गया, निम्नलिखित में से किसे जो है किस नगर को बोलना चाहिए था, तो किसे दोस्तों जो है महोदय श्री के नाम से दोस्तों जाना जाता था। तो अभी मैंने बताया महोदय श्री के नाम से किसको जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। महोदय श्री के नाम से अभी जस्ट मैंने अभी बताया आपको, तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर पूछ देगा महोत्सव नगर तो महोबा कहेंगे किस महोदय, अरे सॉरी महोदय श्री जब बात करेगा तो कन्नौज, और महोत्सव क्या नाम है, नाम एक ही जैसा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। महोत्सव का नगर या नगर बोलेंगे तो ये बोलते थे महोबा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, चेत सिंह जी ने किया था। यहाँ पर राजा चेन हो गया है, चेत सिंह जी, याद रखिएगा राजा चेत सिंह जी ने किया था। क्यों किया था, क्यों हुआ था, ध्यान सुनिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों 1780-81 इसमें दोस्तों नेतृत्व किया था चेत सिंह जी ने। वारेन हेस्टिंग ने क्या कहा था 1778 ईस्वी में, राजा चेत सिंह से दोस्तों 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह ने दोस्तों ये जो है मतलब क्या किया, चेत सिंह ने दोस्तों जो मांगा गया था ये पैसा, ये दोस्तों जो है इसके वजह से मना कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर दिया। और फिर क्या हुआ, चेत सिंह के जो सैनिक थे इन्होंने दोस्तों जो है पूरा विद्रोह कर दिया। और उसके बाद दोस्तों इस दुर्व्यवहार कारण, लेकिन फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, फिर दोस्तों अंग्रेज लोग बहुत तेज थे तो इन्होंने क्या किया, राजा बना दिया दूसरा। एक उनका भतीजा था, चेत सिंह का भतीजा था, उसका नाम था महीप नारायण। क्या नाम था, महीप नारायण। और इसको राजा बना दिया और ये 5 लाख की जगह पर देखिए 40 लाख रुपए जो है वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, चेत सिंह जी ने इसमें जो है क्या किया था, विद्रोह किया था। नेक्स्ट बात करेंगे काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई। गोरखपुर में दोस्तों फांसी दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा, 19 दिसंबर 1927 राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई। इनको इस समय फांसी दिया गया कहाँ, गोरखपुर में दोस्तों यहाँ पर फांसी इनको दिया गया 19 दिसंबर आपका 1927 में। काकोरी षड्यंत्र का आरोप 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था काकोरी कांड, इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहड़ी जी थे, अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी को फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आप याद रखेंगे 11 जून 1857 में शाहजहांपुर में, यूपी में, ये शाहजहांपुर में दोस्तों हुआ था। कई बार ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड का नाम बदल करके ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, काकोरी जो कांड नाम था, इसको जो है काकोरी षड्यंत्र जो था इसका नाम ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे नाम बदल करके। फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को, घटना है 9 अगस्त 1925 का काकोरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया। इसका नेतृत्व किसने किया था, मदारी पासी ने किया था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावृहद नाम है, एकावृहद दोस्तों जो है जन आंदोलन प्रारंभ किया। इसका नेतृत्व मदारी पासी जी ने किया था। अवध का एका आंदोलन कई बार एग्जाम में आता है। हरदोई जिले तथा जो है उत्तर अवध पश्चिमी जिले से 1921 के अंत में दोस्तों 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी और एक नाम है सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने का जो उद्देश्य था, लगान को नगद रूप में रूपांतरित, ठीक है, ये करने की वजह से दोस्तों जो है यहाँ पर ये चलाया जा रहा था। मदारी पासी जी का नाम याद रखेंगे
और एक और नाम है, क्या नाम है उनका, मदारी पासी नाम है। और ऑप्शन में अगर वो नहीं दिया है तो आप सहदेव याद रखिएगा, ठीक है। ये करवाना था, क्या करवाना था, जो है नकद करवाना था, ठीक है। और यह आंदोलन जो है मैंने बताया कि हरदोई के आसपास का जगह है, बहराइच है, बाराबंकी है, सीतापुर, ये जिले से दोस्तों ये चलाया गया। और इस आंदोलन में सभा स्थल पर दोस्तों गंगा की सौगंध जो है दिलाई जाती थी और किसान निर्धारित लगान पर 1 पैसे भी अधिक लगान नहीं देंगे, ये बोला जाता था। मदारी पासी जी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है वो 1936 लखनऊ, याद रखिएगा, अप्रैल 1935, ठीक है, अप्रैल 1935 संयुक्त प्रांत उस समय नाम था, आप जानते हैं, में किसान जो है संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष जो है एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में क्या बताया, अखिल भारतीय किसान सभा की दोस्तों जो स्थापना की। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, क्या नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा ये दोस्तों महासचिव थे, ठीक है, चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे संबोधित किया। अगर बात करेंगे सितंबर, याद रखिएगा 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव, अभी मैंने बताया महासचिव एन.जी. रंगा, महासचिव बनाए गए थे एन.जी. रंगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखेगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव की बात करेंगे तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा, ठीक है। और 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, मतलब कौन कौन दोस्तों इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो कौन कौन सम्मिलित है, यहाँ पर देखिए बुद्ध हैं ही, ठीक है, सम्मिलित कौन कौन है, बुद्ध हैं ही। 2 राम जी भी यूपी के, उत्तर प्रदेश की ही तो बात हो रही है, तो ये भी हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों नवाब तो ये भी हैं। महाराज दोस्तों यहाँ पर आप हटा सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, कब हुआ। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में दोस्तों जो विलय हुआ 1856 ईस्वी में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, अवध का दोस्तों अंतिम जो है नवाब कौन था, वाजिद अली शाह नाम था पूरा। तो वाजिद अली शाह ने दोस्तों 1847 से 1856 तक दोस्तों ये शासन किया। और अगर बात करेंगे अवध पर कुशासन का आरोप लगा किस पर, वाजिद अली शाह पर। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य को में दोस्तों इसको लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों आपके जो व्यपगत सिद्धांत था इसके अंतर्गत इसने जो है
मिला लिया। अगर बात करेंगे सर्वप्रथम तो 1848 ईस्वी में सतारा राज्य का दोस्तों जो है, इस सतारा राज्य जो था इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद जैतपुर, पहले आपका सतारा को इसने सतारा राज्य को दोस्तों जो है मिलाया था। उसके बाद जैतपुर को उदयपुर को झांसी को नागपुर को, तो इन्होंने नागपुर को भी मिलाया। तो ये सब को साम्राज्य को ब्रिटिश का अंग बना लिया था। अवध का पूछा जा रहा है, वाजिद अली शाह अंतिम शासक ऐसे बता सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से पहले, वाजिद अली शाह, और इसने 47 से 56 तक 1837, और कुशासन का इस पर आरोप लगा करके डलहौजी उस समय थे, जानते हैं कि ये लोग हड़पने में ही थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे जो जी थे ये सिपाही कहाँ के थे? तो याद रखिएगा मंगल पांडे, ये जो सिपाही थे मंगल पांडे जी, इनका समय भी आप याद रखेंगे 1827 से लेकर के 1857 तक। जो बैरकपुर था, क्या नाम था, सॉरी बैरकपुर जो था, बैरकपुर, ये सैनिक छावनी में दोस्तों जो है ये 34वीं जो बंगाल नेटिव्स था उसके थे। तो ऑप्शंस में से कोई ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा 34वीं जो बंगाल नेटिव्स था, नेटिव्स इन्फेंट्री, इसमें दोस्तों पैदल सेना में थे। और याद रखिएगा दोस्तों इन्होंने, मंगल पांडे जी ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत ये माने जाते हैं। ठीक है, गुस्सा गए थे एकदम ये। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो महलवाड़ी जो प्रणाली थी वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई। महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में आते थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। कहाँ लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे। महलवाड़ी जो व्यवस्था है इसका महल का दोस्तों जो महलवाड़ी जो है इसका जो तात्पर्य है वो है जो जागीर या फिर जो गांव होता था। इस राजस्व की व्यवस्था में प्रत्येक दोस्तों जो है महल या फिर कहिए गांव, ठीक है, जिसे हम लोग जिसे गांव में मोहल्ला नहीं बोलते हैं, तो गांव साथ दोस्तों जो है स्थापित की गई। और कृषक के साथ ये नहीं था। अगर बात करेंगे ग्राम या फिर कहिए जो महल था, पर जो आधिकारिक भू व्यवस्था के साथ जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ जो नीतियां हैं इसको मिलाकर लागू की गई। और नाम याद रखिएगा, जन्मदाता इसका जो है पूछ देता है, महलवाड़ी प्रणाली के जन्मदाता, तो नाम है हाल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये कहां पर है? तो ये दोस्तों जानते हैं कुशीनगर में है। ये क्यों कहा जाता है? ये गौतम बुद्ध जी ने दोस्तों जो है यहाँ पर अपना शरीर त्याग किया था, उसको निर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 5वीं सदी का महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर में अन्य मंदिर में जो है रामाभर, क्या नाम है? रामाभर स्तूप, क्या नाम है? रामाभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर, ये सब दोस्तों जो है वहां पर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, ये कहां पर है? याद रखिएगा बिठूर में है। कहां है? बिठूर में है। बिठूर उत्तर प्रदेश के कानपुर से लगभग 24 किमी, कानपुर से लगभग 24 किमी दूर गंगा के तट पर है। कहाँ है? गंगा के तट पर बसा हुआ है। और प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त तीर्थ दोस्तों इसको कहते थे। ठीक है, रामायण रचयिता वाल्मीकि जी का आश्रम यहीं पर स्थित है। और रानी जो झांसी की रानी जी थी लक्ष्मीबाई, कुछ काल तक यहाँ रही थी। कार्तिक मास में यहाँ एक मेला भी लगता है। साथ ही साथ आप जो कालपी देख रहे हैं, ये कालपी दोस्तों याद रखिएगा जालौन में है।
जालौन में दोस्तों है, और व्यास एवं नरसिंह टीले हैं यहाँ पर। व्यास और नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यास के टीले पर दोस्तों ऋषि व्यास जी का आश्रम था, और नरसिंह टीले पर दोस्तों जो है राजा हिरण्यकशिपु का महल था। ठीक है, याद रखिएगा, कालपी में। ठीक है, जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु जो है भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जो है ये जैनियों के कुछ आश्रम, भगवान बुद्ध ने भी दोस्तों इस स्थान पर कुछ जो है समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, वह प्राचीन स्थल जहां कितने मुनि है दोस्तों, 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। याद रखिएगा, 60,000 मुनि थे। याद रखिएगा, ये जो जगह है इसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों, ठीक है, नैमिषारण्य जो जगह है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य जो है सीतापुर, कहाँ है? सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर जो है एक नाम आता है वृत्तासुर। क्या नाम है? वृत्रासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य जो है आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। याद रखिएगा, 88,000, ये तो हो गया आपका कितना, 88, वो था आपका 60,000 ऋषियों की तपस्थली रही है। कौन? नैमिषारण्य। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। कितने? इतने ऋषियों की दोस्तों जो है ऋषियों की तपस्थली रही है। कौन? नैमिषारण्य। और अगर बात करेंगे 30,000 तीर्थ स्थल है। कहाँ? 30,000 दोस्तों यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस पर उपस्थित है? तो मैंने अभी बताया सीतापुर में है। ये कहाँ है? अभी मैंने बताया सीतापुर में स्थित है। याद रखिएगा, यहीं पर जो है नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की उपस्थिति में महाभारत कथा का दोस्तों वाचन किया गया था। आगे सुनिए, 80,000 जो है ऋषियों का तपस्थली है ये। 30,000 दोस्तों जो है क्या है? तीर्थ स्थल है, यहाँ पर सीतापुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सही कूट चुना है, कूट चुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सही सुमेलित करते हैं। 84 गुम्मद, ये कहाँ है? जालौन में है। 84 गुम्मद जो है जालौन में है। जामा मस्जिद कहाँ है? मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? मैंने अभी बताया कुशीनगर में। और जो कामादगिरी पर्वत है ये चित्रकूट में है। फिर से सुनिए, 84 गुम्मद जो है ये कहाँ है? 84 गुम्मद है जालौन में। तो 84 के ऊपर औ है, जालौन के ऊपर औ है, तो ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए। जामा मस्जिद कहाँ है? मुरादाबाद है। जामा मस्जिद में जाने पे मुराद पूरी करने के लिए लोग जा रहे हैं अपनी मुराद को लेके, तो ऐसे आप जामा मस्जिद को याद कर सकते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। बौद्ध स्तूप कुशीनगर से बुद्ध भगवान का रिलेशन है भी, तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कामागिरी दोस्तों जो है चित्रकूट में है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है याद कर सकते हैं। यह भी आपका एक ही बचा ही है, तो ये आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। 4, 3, 2, 1 जहाँ भी है ऑप्शन में उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, वही वाला आ गया यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप बनारस गए हैं, सारनाथ गए हैं, तो वहाँ पर आपका धम्मेक स्तूप है, तो डायरेक्ट जहाँ सारनाथ है वहाँ धम्मेक स्तूप को भिड़ा दीजिए, पहला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी बात किया कि रामभर स्तूप जो है कहाँ है? रामभर स्तूप मैंने आपको बताया कुशीनगर में है, तो ये 3 नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो आपका श्रावस्ती है, यहाँ पर दोस्तों ये मिला हुआ है आपका जो है सहेत महेत। ठीक है, तो ये आपका 4 बिल्कुल मिला हुआ है। और दोस्तों एक आपको बच गया जो है घोषी तापाम मठ है, घोषी तापाम। ठीक है, ये मठ जो है ये कहाँ है? ये कौशाम्बी में है।
तो याद रखिए घोषी तापमान मठ जो है कौशाम्बी में है, और धम्मेक स्तूप जो है, धम्मेक स्तूप जो है ये कहाँ है, सारनाथ में है। ठीक है, और श्रावस्ती में आपका जो है सहेत महेत है, कुशीनगर में आपका रामभर स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है, ये संबंधित हैं। तो अमीर खुसरो दोस्तों जो है ये आपका पटियाली से संबंधित है। याद रखिएगा अमीर खुसरो का जो असली नाम है वह याद रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम कई बार आ चुका है एग्जाम में, अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन यामुद्दीन मुहम्मद नाम था, इतना नाम था अमीर खुसरो का, याद रखिएगा। इनका जन्म जो है, जन्म याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ है? यूपी का कासगंज, यूपी के कासगंज का जिला है। क्या नाम है इसका? पटियाली। पटियाली नामक ग्राम है, गांव है, वहां पर हुआ था। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि मानते हैं, खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि मानते हैं। ठीक है, इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है, तोता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, तूतीय हिंद भी कहते हैं। हिंद का तोता भी अगर आ जाएगा तो मार सकते हैं, तूतीय हिंद भी कहते हैं। ठीक है, ये सब याद करिए। कासगंज के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम अबुल हसन यामुद्दीन मुहम्मद था। ठीक है, और तूतीय हिंद कहते हैं, तोता कहते हैं, ऐसे याद करते हैं। खड़ी बोली के पहले कवि के रूप, लोकप्रिय कवि के रूप में जाना जाता है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। कालपी जालौन, कहाँ है? जालौन में है, यूपी के जालौन में है, और यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? यह नदी जो है यमुना के बृहद चाप आकार में प्रवेश कर, ये दोस्तों जो यमुना नदी है वो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जो है जिलों में बहती है। 28 जिलों में कौन बहता है? गंगा, याद रखिएगा। 19 जिलों में यमुना। तो अगर ऐसे आ जाए, बहुत डीप बता रहा हूँ मैं, अगर आ जाए कि सबसे ज़्यादा जिलों से होकर गुजरती है गंगा, फिर उसके बाद यमुना, ऐसे याद कर सकते हैं, या एग्जैक्ट आ सकता है कि कितने जिलों से होकर गुजरती है यूपी के। ठीक है, तो याद रखेंगे यमुना नदी के तट के किनारे है कालपी, जालौन जिले में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर। देखो प्राचीनतम से प्राचीन उत्तर प्रदेश, भारत, दुनिया, ऐसे कुछ भी आएगा ना, बनारस के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो बनारस या वाराणसी, काशी कहीं दिया है। ठीक है, संसार का प्राचीनतम शहरों में से एक इसको मानते हैं। घाटों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं, बहुत सारे गलियों का शहर कहते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। शिव की नगरी कहते हैं, त्रिशूल पर बसा हुआ नगर कहते हैं, आनंद वन कहते हैं, बहुत सारे चीज़ हैं यहाँ पर। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी जो है, ईंटों से बनी भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ पर है? ये ध्यान से सुनिएगा, ये है कानपुर में। ध्यान सुनिएगा, भीतर गांव दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। भीतर गांव जो है दोस्तों ये कहाँ है? भीतर गांव ये दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर गुप्त कालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं। ठीक है, गुप्त काल के मंदिर जो है इनके अवशेष उपलब्ध हैं। ठीक है, और गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूने में से ये एक है। और ईंटों से बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उच्च सांचे ढली हुई ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत जो है शिखरमयी है। ठीक है, तथा बाहर की दीवारें अगर बात करेंगे ताखों में जो है मृणमयी मूर्तियां दिखाई देती हैं। ताखा मतलब समझते हैं, छोटे छोटे ताखे बने होते हैं। गांव में अगर आपने देखा हो, इसमें दिया इत्यादि रखते थे, या फिर कहीं कुछ सामान वामान रखते थे। छोटे में कहें तो जो है अलमारी छोटा सा, ठीक है, संदूक टाइप। तो दीवार में ही थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया रानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ही सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्निर्माण। ठीक है, कॉरिडोर आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। यहाँ पर देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ जी। ठीक है,
और काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों जो ज्योतिर्लिंग है उसमें शामिल है। और इस मंदिर को दोस्तों जो है लगभग में अगर बात करेंगे इतिहास के हिसाब से तो अब तक दोस्तों जो है 35,000 वर्षों से अधिक इसका लिखित इतिहास है। और बार बार हमलों के बाद पुनर्निर्माण ये बार बार इसका हुआ है। और वर्तमान स्वरूप में दोस्तों अगर बात करेंगे तो 1780 में इंदौर की जो महारानी थी, इंदौर की महारानी थी कौन, महारानी थी अहिल्याबाई होलकर जी, इन्होंने दोस्तों बनवाया था, यह पुनर्निर्माण करवाया था। अभी कॉरिडोर बन चुका है, बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य, आप जाए तो दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में बिठूर, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। जो है महर्षि वाल्मीकि जी का जो है क्या है आश्रम जो ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। और वाल्मीकि जी का आश्रम वह स्थल है जहाँ पर वाल्मीकि जी बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना किए थे। ये गंगा नदी के तट पर है। यह वही स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिन शरण ली थी, अपने जुड़वा बच्चे लव कुश को जन्म दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा हुआ था, माने यहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद दोस्तों जो है यहाँ पर आपका शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा कराया गया था, शाहजहां के द्वारा कराया गया था। आगरा किले में स्थित जो मोती मस्जिद, चमकता हुआ मोती है नाम है इसका, निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा मोती मस्जिद को पर्ल जो है मॉस्क्यू के जो उपाधि यहाँ पर दिया गया है, मॉस्क का उपाधि दिया गया है। और शाहजहां ने इस मंदिर का निर्माण अपने शाह दरबारी के लिए करवाया था। जो शाही दरबार है, इसका शाही जो दरबार था इनके लिए करवाया था। और इसके शीर्ष पर 3 गुम्बद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुम्बदाकार जो खोखे से बनी जो श्रृंखला है, इसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर के किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। फर्रुखाबाद में दोस्तों जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है और जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपरा द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब जो है नाम है मोहम्मद खान जो है बंगश ने दोस्तों की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह जो फर्रुखशियार था, इसके नाम पर दोस्तों रखा गया। काशी की तरह यहाँ की गलियाँ में दोस्तों शिवालय स्थित हैं और काशी की तरह यहाँ दोस्तों जो है जो पांचाल घाट है उन्हीं की तरह यहाँ पर जो है घाटिया घाट भी है। और अगर बात करेंगे ऐतिहासिक, और यहाँ पर दोस्तों जो है विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, बोर्ड ने इसमें किसी का भी उत्तर सही नहीं माना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नरसिंह की, मतलब सॉरी यहाँ पर दोस्तों जो है नृसिंह लिखा हुआ है, तो नरसिंह हम लोग पढ़ते हैं। नृसिंह दोस्तों जो है कि सबसे ऊंची शैलक्रीड प्रतिमा कहाँ पाई गई है, तो ये दोस्तों ये जो पाया गया है वो आपका दुधई में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, नरसिंह भगवान का कहिए या फिर जो नरसिंह भगवान है इनकी सबसे ऊंची जो दोस्तों है वो दुधई, ये कहाँ है, ललितपुर में है। वही ललितपुर जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इसका दुधई गांव है, गांव का नाम है, गांव है। इसमें दोस्तों नरसिंह भगवान की जो है सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुआ है। यहाँ यह जो प्रतिमा है वो 35 फीट की है, 35 फीट की है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर जो है मनुष्य का दिखाया गया है। हिरण्यकश्यप वध कर रहे हैं, मतलब ऐसे करके दिखाया गया है। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियाँ और मंदिर भी मौजूद हैं। दुधई याद रखिए कहाँ है, ये आपका ललितपुर में है। नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट बात करेंगे कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण और क्योंकि महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। अच्छा, यहाँ पर ये तो बात गलत है, कुशीनगर में थोड़ी पैदा हुए थे। अच्छा, यहाँ पर इंटर मारना था, क्योंकि के बाद यहाँ पर इंटर मारना था। अच्छा, गौतम बुद्ध इसके बाद छोड़ दिया है। अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ABCD ये है, यहाँ पैदा हुए थे नहीं, यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे नहीं, बोध गया वाला है। ठीक है, लुम्बिनी पैदा हुए थे ने, मतलब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, ये सारनाथ में दिया था, ये भी गलत है। यहाँ मर गए थे, तो मर गए नहीं कहते हैं, निर्माण कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। याद रखिएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष प्राप्त किए थे, महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे समय, तो आप जो है 483 ईस्वी पूर्व दोस्तों इनका जो है यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। और बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है, राम भर स्तूप कहा इसको जाता है, याद रखिएगा। और ये जहाँ पर दोस्तों बुद्ध की जो है अस्थियाँ रखी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ वही फिर से बात आ गया, रामभर स्तूप है और शरीर छोड़े थे, महापरिनिर्वाण हुआ था, निर्वाण हुआ था, मृत्यु हुआ था, मुक्त हुए थे, मोक्ष हुआ था, निर्वाण प्राप्त किए थे, कुछ भी ऐसा आ जाए। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों लखनऊ में है। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, और ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के एक ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ का। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इमामबाड़ा को भूल भुलैया क्या कहा जाता है? भूल भुलैया कहा जाता है। इसका निर्माण आसफ उदौला, क्या नाम है? आसफ उदौला ने वर्ष जो है 1784 में करवाया था। यह विशाल गुम्बद नुमा हॉल 50 मीटर लंबा है और ऊंचा जो है वो 15 फीट ये लंबा है, और ऊंचा जो है 15 मीटर है। 50 मीटर लंबा है और ऊंचा जो है 15 मीटर है। इस इमामबाड़ा में एक जो है असरी मस्जिद भी है, और जहां गैर मुस्लिम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर में आंगन के 2 जो है यहाँ पर ऊंची मीनारें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे घोषिताराम, जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहाँ स्थित है? तो घोषिताराम जो है ये स्थित है कौशाम्बी में। अभी हमने मैचिंग वाले क्वेश्चंस में किए थे, सुमेलित करने वाले में। ये कौशाम्बी जिले में स्थित है, प्रसिद्ध उद्यान भी था। और दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है कुछ समय के लिए गौतम बुद्ध जी यहाँ पर रुके थे। सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी हुआ था। धनपत राय इनका नाम है, लमही एक गांव है, अब धीरे धीरे वो सब शहर हो गया है। ठीक है, और दोस्तों इनके पिता का नाम था अजायब राय। ठीक है, डाक मुंशी थे, और ये दोस्तों जो है डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक जो है पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में जो इन्हें उपन्यासों का सम्राट कहते हैं, या उपन्यास सम्राट की उपाधि से इनको नवाजा गया है। इनकी कुछ कृतियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती हैं, याद रखिएगा। नाम है गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, आपका करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर, कहानी संग्रह। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि खालिस्तान में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, ये कहाँ पर स्थित है? ये भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है। ये मथुरा में स्थित है। कहाँ है?
मथुरा में। तो ऑप्शंस में से सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस टीले पर कंकाली देवी मंदिर भी है, कंकाली देवी मंदिर भी है और इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। साथ ही साथ याद रखेंगे 1890 से 91 में नाम है खुदाई जिसने करवाया था डॉक्टर फुहर नाम है के नेतृत्व में दोस्तों करवाया गया था। यहाँ पर भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, प्रसिद्ध जो है सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जो है जो प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। अजमेर का जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती हैं इनके दोस्तों जो थे क्या थे? पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल बुलंद दरवाजा देखिए अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में क्या क्या बनाया गया? जो है पंचमहल और बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा आदि यहाँ पर प्रसिद्ध इमारतें जो कि आगरा के समीप है। ये आगरा के समीप है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो थोड़ा सा मैं अटक रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो सूरसेन। अभी मैंने उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, तो सूरसेन दोस्तों कहा जाता था। याद रखिएगा मथुरा के आसपास का क्षेत्र को। ठीक है, 6वीं शताब्दी के जो है आसपास ये सूरसेन कहा जाता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। अच्छा, कुछ यहाँ पर आप याद रखिए मत्स्य जो दिया है, मत्स्य जो है राजस्थान था और इसका राजधानी था विराटनगर दोस्तों था। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे पांचाल जो है बरेली बदायूं क्षेत्र है। इसका राजधानी आप याद रखेंगे, इसका मैचिंग मैंने करा रखा है अहिछत्र। अंग का बिहार था, ये अंग प्रदेश क्या था? बिहार था। और चंपा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका किसका पूछा था? ये मथुरा किसके नाम से जानता था? तो सूरसेन याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार 1800 यहाँ पर दिया है 87 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार। क्या नाम है समाचार का? हिंदुस्तान के संपादक पूछा जा रहा है। 1887 में पहली बार संपादित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय जी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 1887 याद रखिएगा। ठीक है, मालवीय जी का जो जन्म है वो 1861 में हुआ था। इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आपके 6वीं जो है बीसी मतलब वही आपका जो है इसमें दोस्तों दौरान उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? मैंने कई बार बताया है कि 8 दोस्तों आपके जो है 16 महाजनपदों में से 8 यूपी में ही हैं और एक बार फिर से मैं लिख दूंगा। और चेदी कहा जाता था दोस्तों जो है बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है ये था चेदी के नाम से। क्या नाम था इसका? चेदी। ठीक है, साथ ही साथ आप याद रखेंगे जो अवध है, अयोध्या है या अवध है, इसको जो है कहते थे कोसल कहते थे। कोसल, ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। श्रावस्ती और फैज़ाबाद के आसपास का ये क्षेत्र था। अंग को दोस्तों जो है बिहार को कहते थे अंग।
और दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद का आसपास का क्षेत्र है कौशल श्रावस्ती, इसका फैजाबाद का आसपास का क्षेत्र मैंने अयोध्या का, मल्ल कुशीनारा, और चेदी दोस्तों जो है शक्तिमती बुंदेलखंड आसपास क्षेत्र है, मल्ल जो है देवरिया के आसपास का क्षेत्र था, और कम्बोज जो है आपका हाटक बोला जाता था, कम्बोज का क्या हाटक बोला जाता था, मथुरा के सुरसेन जो दोस्तों वो आपका रोजी और हजारा जो है राजौरी और जो हजारा है इसके आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, कम्बोज वाला, और सुरसेन जो है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, पांचाल जो है अहिरच यानी बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर राजा हर्षवर्धन ने में कब, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब कब नहीं है पूछा जा रहा है, जगह का नाम, भद्र विहार नामक ज्ञान की एक वृहत दोस्तों केंद्र की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन जी ने दोस्तों जो है भद्र विहार नामक, क्या नाम था, भद्र विहार के नाम से एक ज्ञान दोस्तों जो है वृहद केंद्र की स्थापना किया था, और किया था कहाँ पर, कन्नौज में किया था। कहाँ किया था, कन्नौज में किया था। हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, बहुत बार एग्जाम में आता है ये, इसलिए मैं आपको बता दूं, बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी, क्या नाम लिखा है, हर्षचरित लिखा है और कादंबरी लिखा है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसकी रचना इन्होंने किया है। और अगर बात करेंगे हर्षवर्धन के 3 जो है संस्कृत नाटक ग्रंथ हैं, एक है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद, इसकी रचना इन्होंने किया था हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो कन्नौज में किया था एक वृहद दोस्तों जो है क्या, भद्र विहार नामक ज्ञान का वृहद केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक स्तंभ में जो है, स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खाली स्थान है के संग्रहालय में संरक्षित है। ये कहाँ का संग्रहालय में संरक्षित, भैया सारनाथ में है, ये सारनाथ से निकला हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। सारनाथ के सारनाथ दोस्तों जो है अशोक स्तंभ आप जानते हैं बनवाया था अशोक ने दोस्तों। और अगर बात करेंगे उसके शीर्ष भाग पर जो है दोस्तों सिंह यानी कि शेर का चौरमुख है, यानी चतुर्मुख है। इस मूर्ति के 4 जो है भारतीय सिंह पीठ से सटाए हुए खड़े हैं, मतलब 4 शेर हैं जो पीठ को अपने सटाए हुए खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह सिंह चतुर्मुख जो है ये शीर्ष स्तंभ भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, आप सभी लोग ये जानते ही। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि जेजाग भुक्ति जो है वो बुंदेलखंड है, जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड है या फिर जयहोटी के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा। जयहोटी एक जो है वीर प्रविश्विनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है, जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र वही है। और कभी इस क्षेत्र पर चंदेल राजाओं का दोस्तों शासन हुआ करता था। यह एक बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है और प्रतिहार साम्राज्य का पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगरा और अवध के जो है संयुक्त प्रांत, मतलब जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, पुराना नाम आपका यही था, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहते थे, फिर संयुक्त प्रांत नाम ऐसे ऐसे करके नाम आगे बढ़ा। ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया था। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ से, तो याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो राजधानी था वो आपका था प्रयागराज या इलाहाबाद कहिए। 1921 में अपनी राजधानी को प्रयागराज या इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया। तो यही पूछा था कहाँ से, तो इलाहाबाद से दोस्तों किया गया
तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। प्रशासनिक राजधानी के रूप में जो है वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व जो विधायिक राजधानी है, और इलाहाबाद को न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय या फिर ये हाई कोर्ट जो है ये कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है पूछा जा रहा है। तो ये देवदह राज्य के दोस्तों शासक परिवार थी, वो जिला पूछा जा रहा है बस्ती में है, याद रखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध की माँ जो थी महामाया नाम था इनका, और वह देवदह नाम था। क्या नाम था? देवदह। राज की कोलीय वंश, याद रखिएगा, कोलीय राजवंश था, कोलीय वंश शासकीय परिवार से ये थी। और देवदह राज्य वर्तमान समय में अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो बस्ती है इस जिले में है। और कोलीय गणराज्य जो था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्ध कालीन गणराज्य था। नेक्स्ट बात करेंगे, वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त जो में है, कहाँ है? बिठूर, गंगा तट के किनारे आपका ये है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहीं पर बिठूर में ही दोस्तों जो है महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा हुआ है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जैसे कि आपका लव कुश भी यहीं पर जन्म लिए हैं। और बिठूर एक प्रसिद्ध दोस्तों हिंदू धार्मिक स्थल है और उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, कानपुर के लगभग कुछ दूरी पर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ये 1 जनवरी 1845 में कोई नामक है हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम था बनारस अखबार। क्या नाम था? बनारस अखबार। इसे जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बनारस अखबार, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1 जनवरी वर्ष 1845 में उत्तर प्रदेश राज्य में बनारस अखबार नामक दोस्तों जो है हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसको गोविंद नारायण जो है थत्ते नाम है ने संपादित किया। और अखबार का संचालन या डायरेक्टर जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। याद रखिएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो संचालक थे, डायरेक्टर थे। अगर प्रथम आ जाए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र आ जाए तो याद रखिएगा कई बार आ चुका है एग्जाम में, उदंड मार्तंड, ठीक है, उदंड मार्तंड है, ठीक है। इसका स्थापना प्रकाशन याद रखेंगे 30 मई 1826। ये कब हुआ? बनारस अखबार 1845 जनवरी में, 1 जनवरी, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। और इसके संपादक जी थे किसके? उदंड मार्तंड के इसके संपादक थे, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, जुगल किशोर शुक्ल जी थे। इसे उपलक्ष्य में दोस्तों जो है 30 मई हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। इसी के जो उपलक्ष्य में जो है क्या मनाया जाता है? 30 मई को उदंड मार्तंड के कारण ही 30 मई 1826 में उदंड मार्तंड दोस्तों जो है जो समाचार पत्र है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो है 30 मई को मनाया जाता है। आपका क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रिका दिवस। और जुगल किशोर शुक्ल जी थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है 45 का 1 जनवरी इसमें थे। आपका जो राज्य का जो समाचार पत्र था उसका नाम था बनारस अखबार। संपादक जो थे वो थे गोविंद नारायण थत्ते जी, और जो डायरेक्टर थे या फिर कहिए संचालक थे वो थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट बात करेंगे भेड़कुंड।
जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के मतलब कहाँ है? याद रखिएगा, भेड़कुंड जो है फर्रुखाबाद में है। वर्तमान के फर्रुखाबाद में दोस्तों जो भेड़कुंड है, यहाँ पर दोस्तों जो है अर्जुन ने पंचाल नरेश द्रौपद जो है इनकी पुत्री द्रौपदी थी, इससे शादी करने के लिए मछली की आंख में निशाना लगाया था। उत्तर प्रदेश राज्य जो दोस्तों का फर्रुखाबाद जिला है यहीं पर, ठीक है। मतलब इतना आप समझ सकते हैं, पांचाल पहले उधर था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो दोस्तों है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खालिस्तानी संप्रदाय से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय है गोरखनाथ जी का, आप सभी लोग जानते ही हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका असली नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट नाम है, ठीक है। इनका जन्म दोस्तों उत्तराखंड का है, याद रखिएगा 5 जून 1972 को उत्तराखंड, या यू के लिए यूटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों जो है एक जगह है, क्या नाम है? पौड़ी गढ़वाल। क्या नाम है? पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। और जो गोरखनाथ जो मंदिर है इसके महंत ये हैं मतलब वर्तमान में। और अगर बात करें तो और वर्तमान में दोस्तों बात करेंगे ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 21वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से? 21वें मुख्यमंत्री हैं। और ये जो हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह जो है हिंदू वाहिनी के संस्थापक भी हैं। इनका जो संबंध है वो नाथ संप्रदाय से है। बाकी अवैधनाथ जी और भी नाथ संप्रदाय के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में, मैंने बताया था आप सभी लोगों को, ऑप्शन में कुछ दिया है। अच्छा एक सेकेंड, तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो का पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों जो है वर्तमान में कासगंज में है। तो ऑप्शंस में अगर बात किया जाए तो एटा लगा देंगे, एटा, ठीक है। कासगंज एटा ऑप्शन में नहीं है। गांव का नाम है पटियाली, कासगंज, ठीक है। एटा का ही नाम है, वर्तमान में कासगंज में हुआ था। और उन्हें तबला खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है और दोस्तों प्रसिद्ध कवि भी माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों 8 सुल्तानों का दोस्तों जो है शासन देखा है। नेक्स्ट देखिए, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, फैज़ाबाद में है, फैज़ाबाद में बहू बेगम, ठीक है। हाँ, जो है नाम है सुजाउदौला ने अपनी प्रिय बेगम जो है इसका बेगम थी उनके नाम पर है। नाम रखिए, नाम याद रखिएगा, नवाब सुजाउदौला। बेगम का नाम था उम्मतु जूहर उर्फ बहू बेगम, ठीक है। तो इनके नाम इनके याद पर करवाया था, फैज़ाबाद याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में अयोध्या। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर? कोई भी बता सकता है, बहुत आसान है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का जानते हैं, इससे राजधानी भी है। और लखनऊ में वर्तमान रूप से मतलब बात किया जाए जो स्वरूप जो है वर्तमान लखनऊ का, वो आसफ उदौला नाम था, आसफुदौला। 1775 ईस्वी में इसने किया था, जो ब्रिटिश काल में अवध की राजधानी रही। और अगर बात करेंगे, लखनऊ अपनी खास जो है नज़ाकत और तहजीब वाली बहु सांस्कृतिक दशहरी आम बाग, जो आम के बाग हैं उसके लिए और चिकनकारी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? सबसे कम बता रहा है तो पारसी। वैसे पारसी हर जगह कम है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो है हिंदू हैं, लिख लीजिएगा। जो वर्तमान जो है उस जनगणना 11 के अनुसार हम बता रहे हैं वर्तमान। अगर आगे आप वीडियो देख रहे हैं और बाद में कभी आपने देखा तो मैं बता दूं कि डाटा चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 80% यानी 79.73% जो है हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अगर बात करेंगे इस्लाम या फिर मुस्लिम जो हैं वो आपके लगभग 20% यानी 19.26% जो है मुस्लिम हैं।
सिख जो हैं वो है नहीं, ये मैं सिख के बारे में अभी बता रहा हूँ। बौद्ध जो हैं वो दशमलव दोस्तों आपका 10% है, 0.10। उसके बाद ये क्योंकि तीसरे नंबर पर सिख हैं तो सिख के बारे में हम लिख लेते हैं। सिख दोस्तों जो है कितने नंबर पर हैं, 0.32% हैं। ईसाई कितने हैं, ईसाई दोस्तों जो है, ईसाई जो हैं वो कितने हैं, वो आपका 0.18% हैं। उसके बाद दोस्तों जैन हैं, जैन बौद्ध से भी ज़्यादा हैं, तो जैन है 0.11%। उसके बाद आपका दोस्तों बौद्ध हैं और अन्य हैं 0.01%। ठीक है, ये अन्य हैं। तो ये सब आप देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, हो सकता है एग्जाम में 2011 का ही अभी तक आता है तो उसी में से आ जाए। नेक्स्ट बात करेंगे 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जो है शहर में है। तो अटाला दोस्तों जौनपुर में है। कहाँ है, जौनपुर में। याद रखिएगा अटाला मस्जिद जो है लोअर में पूछा गया है, ये लोअर के एग्जाम में। तो अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। अटाला मस्जिद को शर्की राजवंश, क्या है, शर्की राजवंश के नाम है इब्राहिम शाह ने दोस्तों 1408 ईस्वी में बनाया था। और अटाला जो मस्जिद है शर्की स्थापत्य शैली का उत्तम नमूना है। ठीक है, शर्की जो स्थापत्य शैली है उसका ये उत्तम नमूना है। 1408 ईस्वी में बनवाया था। शर्की राजवंश का जो है शासक था, क्या नाम था, इब्राहिम शाह शर्की। नेक्स्ट बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो है अपनाई। अवध में ये नवाब कहे जाते थे, अवध की नवाब नहीं बोला जाता था। तो अवध शासकों की उपाधि नवाब अपनाई गई थी। और अगर बात करेंगे अवध का मतलब अवध की स्थापना स्वतंत्र राज्य के रूप में अगर बात किया जाएगा तो 1772 में नाम था सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये थोड़ा लंबा नाम है, बस ऐसे ही लगभग याद रखिएगा। ठीक है, अवध का अंतिम जो नवाब है वो वाजिद अली शाह है, अभी मैंने बताया कि। और 1856 में दोस्तों जो है ये ब्रिटिश के अंतर्गत हो गया, अधीन हो गया। ठीक है, तो 1856 में। और अंतिम कौन है, वाजिद अली। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसा बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा स्थित है। ये कहाँ है छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा भैया? तो छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों जो है लखनऊ में। अभी इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ था, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर का ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया ही कहते हैं इसको, मैंने बताया था भूल भुलैया के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आसफुद्दौला ने बनवाया था, किसने? आसफुद्दौला। इतना नाम है कि रटते जाएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों बात करेंगे आसिफी मस्जिद भी है, जिसे गैर मुस्लिमों का आसिफी मस्जिद जैसे आ जाएगा ना कि कहाँ पर जो है भूल भुलैया में ऐसा जगह है जहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकते हैं, मतलब जो हिंदू हैं या फिर कोई और हैं तो वो लोग नहीं जा सकते। तो आसिफी याद रखिएगा मस्जिद भी है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों मस्जिद परिसर में जो आंगन में 2 ऊंची जो है मीनारें भी हैं, लखनऊ याद रखिएगा, भूल भुलैया। नेक्स्ट बात करेंगे रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम मिल के बिठूर, मैंने बताया था, या इसको ब्रह्मवर्त भी कहते हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है चित्तू पांडे को जाना जाता है शेरे बलिया के नाम से। क्यों जानता है, ध्यान सुनिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये चित्तू पांडे भारत के, और इन्हें शेरे बलिया के नाम जाता है। इन्होंने 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा 19 अगस्त 1942 को दोस्तों जो है बलिया में स्थापित अस्थाई दोस्तों जो है सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, फिर से सुनिए, 19 अगस्त में 1942 में दोस्तों जो है
इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन इसमें भूमिका निभाई थी, और स्थापित जो अस्थायी सरकार थी इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। चित्तू पांडे याद रखिएगा। बलिया के शेर बलिया। नेक्स्ट बात करेंगे अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। नाम बताना है। बेगम हजरत महल, सबको याद भी होगा। 1857 में जो विद्रोह हुआ था लखनऊ या फिर बात करें अवध में, ठीक है, ये विद्रोह हुआ था। इसमें 4 जून 1857 में दोस्तों इन्होंने जो है उस समय अवध रियासत में प्रसिद्ध योद्धा जो थी ये बेगम हजरत महल जी थी। इन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, मैंने बड़ा नहीं हुआ था, इसका नाम था याद रखिएगा बिरजिस। क्या नाम था? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाला और समानांतर सरकार की स्थापना की। अंत में क्या हुआ? 1858 में सितंबर में जो है कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। गोरखा रेजिमेंट की सहायता से, नाम था कैंपबेल ने दोस्तों फिर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो बेगम हजरत महल नाम याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे परमहंस योगानंद गिरी जी के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, का जन्म में हुआ था। तो परमहंस योगानंद गिरी जी का जो जन्म हुआ था गोरखपुर में हुआ था। क्या हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है। मुकुंद लाल घोष नाम है इनका। ठीक है। परमहंस योगानंद गिरी जी का नाम जो है वो मुकुंद लाल घोष है। 5 जनवरी 1893 में दोस्तों गोरखपुर के यूपी में दोस्तों इनका जन्म हुआ। नाम है मुकुंद लाल घोष। ठीक है। श्री जो है योगानंद जी 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे और योगी तथा संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया। पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार भी किया। अभी भी क्रिया योग बहुत सारे लोग करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने ही महावतार बाबा के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के जो नेता थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। लोअर में क्वेश्चन में पूछा गया ये नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे कानपुर के नेता। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहेब। और याद रखिएगा 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्राथमिक जो है या फिर प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण बताए जाते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह के कुछ भारतीय नेता जैसे इस विद्रोह में थे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर आपके जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, और कुंवर आपके दोस्तों जो है सिंह जो थे वो बिहार से थे कुंवर सिंह थे। और बहादुर जो है आपके शाह जी थे वो दिल्ली से थे। और आपके नाना साहब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल जी लखनऊ से थी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट बात करेंगे इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। आपको बताना है जो इखलास खां है रोजा मकबरा, इनका रोजा मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है। याद रखिएगा बदायूं में है। इखलास खां का ये पूछा गया लोअर के एग्जाम में 2019 में 30/9/2019 में पूछा गया। तो बदायूं में है, याद रखिएगा। इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है। और नवाब इखलास खां की बेगम ने अपने शौहर की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे इखलास खां के रोजा, याद रखिएगा इखलास खां का रोजा इखलास खां के रोजे के नाम से जाना जाता है। कौन निर्माण करवाया? इनकी बेगम थी। ठीक है।
नवाब इखलास खां की बेगम ने इनके याद में करवाया था, याद रखिएगा। और इस मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी, ये हिजरी इन लोगों का अलग है, और सन बात किया जाएगा, ईस्वी बात किया जाए तो 1690 ईस्वी में करवाया था। अगर बात करेंगे इस मकबरे की लंबाई तो याद रखिएगा 152 फुट है, और चौड़ाई जो है वो 150 फुट है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, बदायूं में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पूछती तो बता ही दिया। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? बनारस के नज़दीक में, वाराणसी के नज़दीक में है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से सुनिएगा। इसी को जो ये उपदेश दिए थे इसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। सन्यासी थे 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मणों को दिया है। ये सन्यासी थे 5 ब्राह्मण, इनको दोस्तों इन्होंने दिया है। और सारनाथ का पुराना नाम, सारनाथ का बनारसी के निकट है सारनाथ, और इसका नाम है पुराना ऋषिपत्तनम। क्या नाम है? ऋषिपत्तनम, याद रखिएगा, ठीक है। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। अगर बात करेंगे महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया है वो श्रावस्ती में दिया है। कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश इन्होंने दिए हैं, और इनके उपदेश की भाषा पाली थी, और इनके जो अनुयायी शासक थे वो बिंबिसार था पहला, बिंबिसार याद रखिएगा, और प्रसेनजीत और उदयन भी थे। तो ये तीनों का नाम आप याद रखिएगा। जैसे 3 नाम है, एक नाम दे देगा कौन अनुयायी नहीं था, तो कुछ ऐसा अंडबंड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 1950 में दिया गया 24 जनवरी, इसीलिए दोस्तों जो है मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। 2018 से मनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। 1 अप्रैल आपका 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया। नाम हो गया आगरा, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन काल में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जो दोस्तों ये 24 जनवरी 1950 में जब आज़ादी के बाद दोस्तों इसका बदल दिया गया। साथ ही साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा, 9 नवंबर में क्या हुआ? इससे दोस्तों जो 2000 में जो है उत्तराखंड बन गया, और इसके 13 जिले को काट करके बनाया गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तो देखिए दोस्तों ये आपका इतिहास था यूपी का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कला, आपका संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, यूपी के स्थापत्य कला, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।